नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत वर्मा अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का पॉडकास्ट हमारा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक मॉड्यूल पर जिसका नाम है स्कोप मैनेजमेंट। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जो है हम कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स लेते हैं और रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद जो है एक स्कोप स्कोप ऑफ वर्क बनाते हैं जिसको आप लोग SOW के नाम से भी जानते होंगे। इस पॉडकास्ट में आज डिस्कस करेंगे और मेरे ख्याल से 20-25 मिनट का ये डिस्कशन होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। मेरे साथ आज वंदना भी हैं इस पॉडकास्ट में। उनके अगर बीच में कोई क्वेश्चन होंगे, वेलकम वंदना टू द पॉडकास्ट। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो प्लीज़ आप बताना। तो लेट्स स्टार्ट। और अगर कोई मेजर डाउट्स हो कुछ हो तो आप पॉडकास्ट के लास्ट में भी आप पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद स्कोप मैनेजमेंट। स्कोप मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। पहले डेफिनेशन क्या है। जो भी प्रोजेक्ट हमें आता है उसको उसमें जो काम होना है उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है स्कोप मैनेजमेंट में। स्कोप मैनेजमेंट में जो है क्या वर्क हमें करना है और क्या वर्क नहीं करना है वो सब उसमें मेंशन किया जाता है स्कोप ऑफ वर्क में। दोस्तों, स्कोप मैनेजमेंट बेसिकली जो है वो होता है कि हम फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या काम करना है टीम ने बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स जो हमें मिलती हैं कस्टमर से। और दूसरी चीज़ है हमेशा इंश्योर करते रहना कि जो वर्क रिक्वायर्ड है करने के लिए वही हो, उसके अलावा कोई भी काम ना हो। तो आगे चलते हैं। तो वंदना को नींद आ रही है। यूजुअली जब भी हम ऐसे लेक्चर्स सुनते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड तो हम जो है बहुत ज़्यादा मतलब निद्रा जो मोड होता है उसमें जाने लग जाते हैं। तो लेकिन वंदना इस सेशन को इंटरेस्टिंग बना रही है। मुझे लगता है कि आप लोग सो नहीं पाएंगे अगर वंदना इसी तरह हमारे साथ एंगेज करती रही तो। वंदना, लेट्स कंटिन्यू, आगे बात करते हैं। सबसे पहले जो है हम स्कोप को समझते हैं कि स्कोप है क्या। स्कोप एक कलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स है। स्कोप एक कलेक्शन ऑफ डिलीवरेबल्स है। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते हैं स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करके। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? ऐसे लोग जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि प्रोजेक्ट से प्रभावित होते हैं। जैसे कि कस्टमर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, प्रोजेक्ट टीम होती है, देन प्रोजेक्ट ओनर होता है, स्क्रम मास्टर होता है। ये सब लोग जो है एक प्रोजेक्ट का पार्ट होते हैं। और जो है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर हमने आउटसोर्स किया है काम किसी एक्सटर्नल एजेंसी को या कॉन्ट्रैक्टर को तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर ली जाती हैं और उसके बाद रिक्वायरमेंट्स को जो है प्रायोरिटाइज किया जाता है। जो जिन रिक्वायरमेंट से कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, जो कस्टमर चाहता है कि पहले काम पूरे हो सारे, वो रिक्वायरमेंट्स को जो है स्कोप डॉक्यूमेंट में डाल दिया जाता है। और जो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है, उनको स्कोप डॉक्यूमेंट्स में से हटा दिया जाता है। या लिखना है तो हम लिख भी सकते हैं, उनको बाद में किया जा सकता है। उनके जो डिलीवरेबल बनेंगे वो बाद में हम उनको पूरा कर सकते हैं। अब हमारे पास स्कोप डॉक्यूमेंट है और उसमें लिखा हुआ है सारी रिक्वायरमेंट्स और लिखा है कि कौन सी चीज़ें स्कोप में हैं और कौन सी चीज़ें जो है आउट ऑफ स्कोप हैं, जो कि अभी हमने नहीं करनी। तो इसके बाद जो है ये स्कोप को जो है हम फॉर्मली अप्रूवल ले लेते हैं, इससे पहले कि एक्शन स्टार्ट हो इन रिक्वायरमेंट्स पे। हम इस डॉक्यूमेंट को, स्कोप ऑफ वर्क को अप्रूव करवा लेते हैं कस्टमर से। दोस्तों, उसके बाद ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो स्कोप डॉक्यूमेंट में डाली गई हैं, इन सारी रिक्वायरमेंट्स का एक और डॉक्यूमेंट बनता है जो कि एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो जो जो वर्क हमने स्कोप डॉक्यूमेंट में लिस्ट डाउन किया था, अब उसको ब्रेक करते हैं और उसकी डिटेल्स डाली जाती हैं और एक नया डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ब्रेकडाउन हो जाता है वर्क का छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में।
विच हेल्प्स क्लैरिफाई स्कोप, जो कि जिसकी वजह से जो है जो प्रोजेक्ट टीम होती है, डेवलपर्स होते हैं, टेस्टर्स होते हैं, उनको ईजी हो जाता है समझना कि क्या रिक्वायरमेंट्स है और उनको क्या काम करना है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की मदद से। आगे चलते हैं। मुझे लग रहा है किसी को नींद आ रही है, कोई धीरे धीरे सुप निद्रा मोड में जा रहा है। सो अभी जो है डिस्कशन करेंगे स्कोप के अंदर जो चेंजेस होते हैं। सबसे पहली बात तो है, स्कोप हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि उसमें जो है कोई भी चेंज ना करना पड़े। मतलब प्रायोरिटी यही होती है कि उसमें कोई भी चेंज हमें ना करना पड़े। एक अप्रूव्ड स्कोप है हमारे पास, और अगर मान लो कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है या फिर उनको नया फीचर चाहिए कोई, तो अब इसका मतलब ये है कि हमें स्कोप में चेंज लाना पड़ेगा। तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। उसका प्रोसेस ये होता है कि एक अप्रूव्ड चेंज रिक्वेस्ट उनकी तरफ से जनरेट होनी चाहिए, और चेंज रिक्वेस्ट जब अप्रूव हो जाएगी तब हम स्कोप में चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही कस्टमर से कोई नई रिक्वायरमेंट आती है और वो चाहते हैं कि हम स्कोप को चेंज करें, तो दोस्तों स्कोप के ऊपर जो है जो भी उन्होंने चेंज रिक्वेस्ट डाली है उसका इम्पैक्ट कैलकुलेट किया जाता है। मींस हमारा स्कोप अगर बढ़ रहा है तो क्या हमारी कॉस्ट भी बढ़ रही है, क्या हमारा टाइम भी बढ़ रहा है, क्या रिस्क भी बढ़ जाएंगे, क्या अब और रिसोर्सेज चाहिए काम करने के लिए, ज़्यादा काम हो गया क्योंकि नया फीचर बनाना है, और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएगी। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारा इफेक्ट जो है वो वो हाँ सो ये सब देखा जाता है पहले स्कोप को चेंज करने से पहले, और डिटरमाइन किया जाता है व्हाट इज इंक्लूडेड एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप। सो वो चीज़ जो है, जो स्कोप को बैलेंस करने वाली चीज़ है, वो पूरे प्रोजेक्ट के दौरान जो है प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको बैलेंस करता रहता है, और उसको इंश्योर करते रहना पड़ता है कि कोई नई चीज़ ऐड ना हो प्रोजेक्ट में, और जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं वही सारी इम्प्लीमेंट हो पहले। सो अगर प्रोजेक्ट मैनेजर को कोई कंफ्यूजन होता है स्कोप को लाइक स्कोप को चेंज करने में, तो वो रेफर कर सकता है प्रोजेक्ट चार्टर को भी, और रेफर कर सकता है जो हमारा सबसे पहला डॉक्यूमेंट था जो अप्रूव हुआ था, उसको बोलते हैं बिजनेस केस। सो बिजनेस केस में ब्रॉडर लेवल में डिटेल्स दी जाती हैं कि क्या क्या काम करना है प्रोजेक्ट के दौरान, प्रोजेक्ट का क्यों किया जा रहा है, और उसमें क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं। लेकिन जो डिटेल होती है वो सारी स्कोप डॉक्यूमेंट में ही होती है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में ही होती है। सो आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं स्कोप मैनेजमेंट, कैसे किया जाए। हम बनाएंगे एक डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं प्लान स्कोप मैनेजमेंट या स्कोप मैनेजमेंट प्लान। तो बीच में एक डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, वो है एजाइल मैथडोलॉजीज पर। जो एजाइल मैथडोलॉजीज हैं या जो एजाइल अप्रोच है उसको कैसे स्कोप मैनेजमेंट में कंसिडर किया जाता है। जब एजाइल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें शुरू से स्कोप क्लियर नहीं है, और धीरे धीरे जो है रिक्वायरमेंट्स आती रहेंगी प्रोजेक्ट के दौरान, और हमें स्कोप पे क्लैरिफिकेशन मिलता रहेगा। इनिशियली हमें जो है जो ट्रेडिशनल अप्रोच है अगर वो यूज़ नहीं कर रहे और एजाइल अप्रोच यूज़ कर रहे हैं प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इनिशियली जो है हमें बिल्कुल भी स्कोप की क्लैरिटी नहीं है, रिक्वायरमेंट्स की क्लैरिटी नहीं है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे
हम डिस्कवर करेंगे नई नई रिक्वायरमेंट्स, वैसे वैसे हम स्कोप को रिफाइन करते रहेंगे आगे आगे। सो एम्फेसिस जो होता है वो होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट वर्जन बनाएं अपने प्रोडक्ट के, प्रोटोटाइप्स बनाएं, जिससे नई नई रिक्वायरमेंट्स जनरेट होंगी और फिर हमें क्लैरिफिकेशन मिलेगा स्कोप का। दोस्तों इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे अभी रिसेंटली जो है सोलर कार का जो है मॉडल लॉन्च किया गया था, प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया था और डिस्प्ले किया गया था एक्सपो में। दोस्तों उसका मकसद ये था कि लोगों से फीडबैक लिया जाए उसके ऊपर, जो एक्सपर्ट्स हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उनसे फीडबैक लिया जाए, और फीडबैक लेने के बाद जो है उस प्रोडक्ट में नई रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ऐड कर दी जाएं। सो यहाँ भी हम बात मतलब समझ सकते हैं कि एजाइल मेथड्स जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं बेसिकली स्कोप को, स्कोप में क्लैरिटी लाने के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों। स्कोप मैनेजमेंट प्लान, हम्म एजाइल अप्रोच की बात करते हैं तो उसमें होता क्या है। एजाइल अप्रोच में होता है कि हमारा प्रोजेक्ट है और उसमें हम जो है प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं, कीप बिल्डिंग द प्रोडक्ट, और एज जैसे जैसे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं हमें रिक्वायरमेंट क्लियर हो रही हैं, और जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट क्लियर हो रही हैं हमें प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल स्कोप है वो पता चल रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता चल रहा है कि हमें कौन कौन से फीचर अपने प्रोडक्ट में चाहिए और हमें कौन कौन सा काम करना है टू डेवलप अ प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई आर बिजनेस रिक्वायरमेंट। जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट हैं कस्टमर की या हमारी, उसका भी पता हमें धीरे धीरे चलता है। आगे बढ़ते हैं। सो स्कोप जो है वो भी दो तरह का होता है। एक जो हमारा प्रोडक्ट है या हमारा डिलीवरेबल है, उसमें उसके जो है क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, उसका एक डॉक्यूमेंट बना लेना। जो हमारा प्रोडक्ट है उसका, उसके अंदर जो है हमें क्या क्या फीचर चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स चाहिए, उसका एक डॉक्यूमेंट बना लेना। और जैसे आईफोन एप्लीकेशन है, या आईफोन एप्लीकेशन में जो है हमें क्या क्या फीचर्स चाहिए, तो ये हो गया प्रोडक्ट स्कोप। उसके बाद जो है जो सेकंड होता है वो होता है हमारा प्रोजेक्ट स्कोप। प्रोजेक्ट स्कोप इंक्लूड करता है वो सारी चीज़ें जो हमें करनी हैं, वो सारे एक्शंस जो हमें करने हैं टू क्रिएट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए जो सारा काम हमें करना है वो जो है प्रोजेक्ट स्कोप में होता है। इसमें फीचर्स नहीं होते बेसिकली, इसमें काम का डिटेल्स होता है कि ये वाला जो काम है ये सारे करने पड़ेंगे। और उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं जो हमने करनी है, डेवलपमेंट, रिपोर्ट्स बनाना, मीटिंग करना, ये सब कुछ आ जाता है, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, फाइनल प्रोडक्ट स्कोप को अचीव करने के लिए। प्रोजेक्ट स्कोप है वो सारे काम जो प्रोडक्ट स्कोप को अचीव करने के लिए होते हैं। प्रोडक्ट स्कोप बेसिकली जो है वो सिर्फ उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताता है प्रोडक्ट की कि कैसा होगा प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्रोजेक्ट चार्टर और स्कोप में क्या लिंक है। जो हमारा प्रोजेक्ट चार्टर है वो जब प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था, मतलब इसको प्रोजेक्ट की घोषणा भी बोलते हैं। प्रोजेक्ट चार्टर जो है जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो जो हमारी सीनियर मैनेजमेंट है वो उसका अप्रूवल कस्टमर से लेते हैं। तो प्रोजेक्ट चार्टर में बेसिकली ये बताया गया होता है कि हम क्यों इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्या है स्टार्ट करने की,
और उसका अप्रूवल जो है वो कस्टमर से लिया जाता है। वंस कस्टमर जो है अप्रूव कर देता है प्रोजेक्ट चार्टर को, उसके बाद जो है हम स्कोप पे काम करते हैं। तो दोस्तों स्कोप बनाते समय जो है प्रोजेक्ट चार्टर हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, बिजनेस केस के बारे में पता होना चाहिए। बिजनेस केस जो हमने बनाया था इनिशियली, वो इसलिए बनाया था कि इस प्रोजेक्ट को क्यों स्टार्ट किया जा रहा है, उसमें ये सारा डिटेल होता है। ब्रॉडर लेवल में जो है हाई लेवल डिटेल्स होती हैं प्रोजेक्ट चार्टर में, प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों चार्टर जो है वो ज़रूरत पड़ती है उसकी, जब भी जैसे भी कस्टमर कोई अचानक से कोई चेंज भेज देता है और कहता है कि स्कोप को मॉडिफाई करो अपना, फिर हमें जो है अपने जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कॉस्ट बेसलाइन है या फिर हमारा जो टाइम है, स्केड्यूल है, वो बिगड़ जाता है उस वजह से। तो हमें जो है फिर प्रोजेक्ट चार्टर में जाके देखना पड़ता है कि हमने प्रोजेक्ट चार्टर में जो डिलिवरेबल लिखे थे, जो कार्य लिखे थे, वही कस्टमर ने भेजे हैं या उससे बाहर का कोई आउट ऑफ द स्कोप कुछ भेज दिया है। तो प्रोजेक्ट चार्टर और स्कोप में मतलब बहुत बड़ा लिंक है। दोनों डॉक्यूमेंट हमें ये हेल्प करते हैं बेसिकली कैसे जो है एक्सटेंडेड स्कोप को कैसे मैनेज करना है। अगर क्लाइंट एक्सटर्नल कुछ काम भेज देता है, ठीक है, और वो चार्टर में नहीं है, प्रोजेक्ट चार्टर में नहीं है, सो हमें वो प्रोजेक्ट वर्क में भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो स्कोप से बाहर है। एडिशनल काम अगर आता है तो हमें वो सेपरेट प्रोजेक्ट की तरह उसको कंसीडर करना पड़ेगा और उसके लिए नया चार्टर बनेगा। सो एनीथिंग जो भी चार्टर में नहीं है कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द करंट प्रोजेक्ट। चार्टर में अगर कुछ नहीं है तो वो करंट प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं हो सकता और उसको बियॉन्ड स्कोप हम कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड हमें बता रही है प्लान स्कोप मैनेजमेंट प्रोसेस। अब हम बनाएंगे स्कोप मैनेजमेंट प्लान, और स्कोप मैनेजमेंट प्लान बनता है प्लान स्कोप मैनेजमेंट प्रोसेस में। और इस प्रोसेस में दो मैनेजमेंट प्लान बनाए जाते हैं। पहला स्कोप मैनेजमेंट प्लान, स्कोप को मैनेज करने का प्लान, और रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करने का प्लान, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। पहले बात करते हैं स्कोप मैनेजमेंट प्लान की। तो स्कोप मैनेजमेंट प्लान जो है उसमें हमें क्या बताया जाता है? स्कोप मैनेजमेंट प्लान में हमें बताया जाएगा कि स्कोप कैसे प्लान किया जाएगा, स्कोप कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, और स्कोप कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो डिटेल्स होंगी जैसे कि स्कोप अचीव कैसे करेंगे हम, ठीक है, स्कोप मैनेजमेंट मतलब स्कोप अचीव कैसे करेंगे, कौन से टूल यूज़ करेंगे स्कोप को मैनेज करने के लिए, कैसे जो है हम डिटेल्ड स्कोप बनाएंगे या वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाएंगे, और कैसे जो है हम जो भी डिलीवरेबल निकल के आएंगे उन पे एक्सेप्टेंस कैसे लेंगे कस्टमर का, और उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, स्कोप आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए उसको कैसे मैनेज करेंगे। सो ये सब स्कोप मैनेजमेंट प्लान में बताया जाएगा। आगे बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान। सो रिक्वायरमेंट्स की जब बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट्स कैसे प्लान होंगी, कैसे रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करेंगे, कैसे रिपोर्ट करेंगे, कैसे ट्रैक करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है रिक्वायरमेंट्स को कैसे प्रायोरिटाइज करना है, ये रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान में बताया जाता है। रिक्वायरमेंट्स
कब कब डेवलप होती हैं। सो हाई लेवल प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आर डिफाइंड इन द प्रोजेक्ट। सो जो हाई लेवल का जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है हाई लेवल, और प्रोजेक्ट की हाई लेवल रिक्वायरमेंट जो प्रोजेक्ट चार्टर में बताई जाती है इनिशिएशन फेज के, इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप में। उसके बाद जो लो लेवल है या डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स है वो बताई जाती हैं ड्यूरिंग कलेक्ट रिक्वायरमेंट प्रोसेस, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये होता है प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप के अंडर। आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं रिक्वायरमेंट कलेक्शन प्रोसेस की, कलेक्ट रिक्वायरमेंट प्रोसेस की। सो स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद जो है रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन किया जाता है। और उसके लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने के लिए, जो कि आगे हमारा प्रोजेक्ट स्कोप बनाने में काम आती है सारी रिक्वायरमेंट्स। और उसकी वजह से जो है हमें पता चलता है कि क्या काम करना है प्रोजेक्ट के दौरान, और कैसे उसको सक्सेसफुल बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स जो है हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम कलेक्ट कर पाएँ, ताकि कोई भी नेगेटिव रिस्क ना आ पाए, और हम जो पॉजिटिव रिस्क होते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनका फ़ायदा उठा सकें। सो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया स्टेक होल्डर्स को। उसके बाद जो है उनको रिक्वायरमेंट्स के लिए हमने पूछा, और रिक्वायरमेंट्स की जो भी डिटेल्स हैं उनसे ली, और उसके बाद एक एग्जॉस्टिव कलेक्शन बना लिया रिक्वायरमेंट्स का, ताकि सब अवॉइड एनी रिस्क इन द फ्यूचर। जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आई उनको रैंक किया इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। सो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमने लिस्ट डाउन किया स्कोप में। एंड फाइनली एक चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बैलेंस स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स, स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट के दौरान। आगे चलते हैं दोस्तों, बैलेंसिंग कैसे करेंगे, क्वेश्चन है। कई बार कैसे होता है कि स्टेक होल्डर्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो उसमें नहीं आती, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव से अलग ही होती है बिल्कुल। और कई बार जो है स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स जो है वो डज नॉट लाइक दूसरे स्टेक होल्डर्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट से अलग होती है। और कई बार जो है वो हमारे स्कोप में नहीं है। ऐसा भी हो सकता है हमारा जो टाइम है, कॉस्ट है, क्वालिटी है, रिसोर्सेज है, रिस्क है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, उससे अलग है हमारी जो नई रिक्वायरमेंट स्टेक होल्डर से आती है। सो उसको बैलेंस करने के लिए हमें जो है रैंकिंग की आवश्यकता पड़ती है, रैंक करने की आवश्यकता पड़ती है। जो इम्पोर्टेंट है वो ऊपर आएंगी सारी, ताकि कोई भी दो रिक्वायरमेंट्स जो है compete ना कर पाए। सो बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस जो है हमें रैंकिंग करनी पड़ती है टू बैलेंस स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स। अगर कंपीटिंग रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं तो हमें चेक करना होता है अपना बिजनेस केस, अपना प्रोजेक्ट चार्टर, अपना प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट,
अपना प्रोजेक्ट कॉन्स्ट्रेंट्स जो है वो, सो इन सब के अगेंस्ट जो है हमें चेक करनी पड़ती है कंपटीटिंग रिक्वायरमेंट जो नहीं आ जाती है कस्टमर से। अगर जो नई रिक्वायरमेंट आई है वो इन सब से कंप्लाई करती है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे टूल्स के बारे में कि रिक्वायरमेंट कलेक्शन कैसे करना है, उसके लिए क्या टूल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि हम उसके लिए इंटरव्यूज़ कर सकते हैं एक्सपर्ट्स जो भी हैं उनका, या फिर फोकस ग्रुप, पर्टिकुलर फोकस ग्रुप जो है उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। फोकस ग्रुप होता है जैसे आपके कंपनी में डिपार्टमेंट होता है ना, वैसे फोकस ग्रुप होता है। उसी तरह हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो है उनको चेक कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट पहले से हो रखा है हमारा, इसी तरह का प्रोजेक्ट पहले भी किया गया कंपनी में, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं टू कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स, टू मैच रिक्वायरमेंट्स। फिर एक डिपार्टमेंट से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करना है तो फैसिलिटेटेड वर्कशॉप्स के ज़रिए जो है रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फोकस ग्रुप एंड फैसिलिटेटेड वर्कशॉप्स। तो आगे बढ़ते हैं। तो यही सब बताया गया है। इंटरव्यूज़ जो है वो आप फेस टू फेस भी कर सकते हैं और ग्रुप में भी कर सकते हैं, ईमेल से भी कर सकते हैं और वीडियो चैट के द्वारा भी कर सकते हैं। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो स्टेक होल्डर्स के साथ जो है इंटरव्यूज़ कर सकता है और रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर सकता है। फिर हम फोकस ग्रुप जो होते हैं, जैसे पर्टिकुलर कंपनी का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक ही फील्ड के लोग होंगे, सारे एक ही डोमेन के लोग होंगे। तो डोमेन एक्सपर्ट्स या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे, उनके साथ आप फोकस ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं और उनके आइडियाज़ जो है कलेक्ट कर सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है कलेक्ट कर सकते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कैसा दिखेगा। देन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की बात करें तो पुराने प्रोजेक्ट, जैसा कि मैंने बताया, पुराने प्रोजेक्ट्स जो हैं सिमिलर रिक्वायरमेंट वाले, उनकी रिक्वायरमेंट्स चेक कर सकते हैं और मैच कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फैसिलिटेटेड वर्कशॉप, जैसा कि बताया, अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, तो उन सब का व्यू पॉइंट टुगेदर लाने के लिए जो है फैसिलिटेटिव वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। फोकस ग्रुप में और फैसिलिटेटेड वर्कशॉप्स में यही डिफरेंस है कि फोकस ग्रुप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स का ग्रुप होता है और फैसिलिटेटेड वर्कशॉप्स में क्रॉस फंक्शनल स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के डिफरेंट डोमेन एक्सपर्ट्स उसमें होते हैं। बेसिकली फोकस ग्रुप का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें किसी पर्टिकुलर फील्ड या पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करनी है। आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ना चाहते थे टूल्स और टेक्निक्स फॉर कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट। कौन से टूल्स हैं जिनके द्वारा जो है हम रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो कई तरह के टूल्स होते हैं, जैसे यूज़र स्टोरीज हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है, एक मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस है, माइंड मैप्स है, क्वेश्चनेयर भेज सकते हैं, ऑब्जर्वेशन जो है स्टेक होल्डर के साथ बैठ के ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्रोटोटाइप्स बना सकते हैं, जैसा कि मैंने कार से रिलेटेड एग्जांपल दिया था आपको, सोलर कार कार का जो एग्जांपल दिया था आपको। बेंचमार्किंग कर सकते हैं, दूसरी कंपनी के सिमिलर प्रोजेक्ट्स को जो है एनालाइज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट्स के लिए, और कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बना सकते हैं, एफिनिटी डायग्राम बना सकते हैं।
सो यूज़र स्टोरीज तो बेसिकली जो फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट के और जो भी फंक्शंस होंगे प्रोडक्ट के या प्रोजेक्ट के, वो स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से हमें मिल जाते हैं। सो यूजर स्टोरीज जो है बेसिकली इसकी डेफिनेशन यही है कि जो फीचर्स और फंक्शंस स्टेक होल्डर हमें देता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है उससे आइडियाज़ जनरेट होते हैं, आइडियाज़ से फिर हमें नई रिक्वायरमेंट्स पता चलती हैं। तो आइडियाज़ जनरेट होने के बाद जो है डिस्कशन करने के बाद आइडियाज़ जनरेट होते हैं और फिर उनको कैप्चर किया जाता है, फिर कैप्चर करने के बाद उनको रैंक किया जाता है। रैंक करने के लिए जो उनको मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस यूज़ होती है, जिसमें मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं जिनको एक चार्ट के फॉर्मेट में डाला जाता है और आइडियाज़ को रैंक किया जाता है। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक एक नई टेक्निक होती है, नॉमिनल ग्रुप, जिसमें आइडियाज़ जनरेट होते हैं, फिर उनको बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू उनको जो है वोटिंग करके जो है उनको वो किया जाता है, वोटिंग करके जो है उनको रैंक किया जाता है। जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो टॉप रैंक पे होगा। मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस एक मैट्रिक्स होता है, एक चार्ट होता है जिसमें आइडियाज़ को रैंक किया जाता है बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरियाज। सो आइडिया जो है देखा जाता है, रैंक किया जाता है बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक रिस्क, अनसर्टेनिटी, टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट। जो ज़्यादा इन चीज़ों को इम्पैक्ट नहीं करता वो शायद टॉप पे आएगा आपका आइडिया, और जो रिस्क, अनसर्टेनिटी, टाइम और कॉस्ट से जो इम्पैक्ट करेगा ज़्यादा, जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, वो आइडिया जो है वो उसको नीचे लिस्ट डाउन किया जाएगा। माइंड मैप्स की बात करें तो माइंड मैप्स एक कैटेगराइजेशन मेथड है जिसमें हम क्लासीफाई या कैटेगराइज करते हैं आइडियाज़ को। एक सिंगल मैप बनाया जाता है, फिर उसके अंडर जो है डिफरेंट जो आइडियाज़ हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है आइडियाज़ को। सो जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किए जाते हैं उससे आइडिया जनरेट होता है, फिर उनको माइंड मैप्स के द्वारा कैटेगराइज किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। क्वेश्चनेयर जो है, सर्वेज जो हैं, जैसे हमने बहुत सारे लोग हैं, 1000, 5000, 10,000 लोग हैं, उनसे रिक्वायरमेंट कलेक्शन करना है तो उनको क्वेश्चनेयर या सर्वे भेजा जाता है और सीरीज ऑफ क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं और उनके रिस्पॉन्सेज जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो बेसिकली जो लार्जर ग्रुप्स हैं, लार्जर ऑडियंस हैं, उनको जो है क्वेश्चनेयर भेजा जाता है क्योंकि इंटरव्यूज़ उनके साथ पॉसिबल नहीं होते और उनका फीडबैक लेना इंटरव्यू के थ्रू, सबका फीडबैक लेना बहुत ही मुश्किल है। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है कि आप एक एक्सपर्ट के साथ या स्टेक होल्डर के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो, जॉब शेडोइंग कर रहे हो, उसके साथ बैठ रहे हो और देख रहे हो कि वो क्या काम कर रहा है और उस बेसिस उसके जो है रिक्वायरमेंट्स जो है उसकी समझ रहे हो। जैसे कि कई बार हम एक अपने बिजनेस एनालिस्ट को जो है या अपने प्रोजेक्ट टीम के बंदे को जो है हम कस्टमर एंड पे भेज देते हैं ताकि वो रिक्वायरमेंट समझ ले। कस्टमर एंड पे जाके जो है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो है उनकी उनके टीम के साथ बैठ के समझ लेता है, तो वो भी एक तरह से जॉब शेडोइंग होता है, वो भी एक तरह से ऑब्जर्वेशन की कैटेगरी में आ जाता है। आगे बात करते हैं प्रोटोटाइप की। तो प्रोटोटाइप का एग्जांपल ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। रिक्वायरमेंट्स जनरेट करने के लिए हम प्रोटोटाइप बनाते हैं और फिर एक्सपर्ट्स की सलाह लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। जैसे कि मैंने सोलर कार का एग्जांपल दिया, हमने सोलर कार का एक प्रोटोटाइप लॉन्च किया। अभी कार मार्केट में लॉन्च नहीं की, उसका एक सैंपल और एक प्रोटोटाइप लॉन्च किया जिसमें उसके एग्जिस्टिंग सारे फीचर्स हैं, लेकिन कस्टमर के फीडबैक के बाद उसमें हम और रिक्वायरमेंट्स और जोड़ देते हैं और हमारा स्कोप जो है वो
और क्लियर हो जाता है। बेंचमार्किंग का मतलब है कि हम कंपेयर कर रहे हैं अपने प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस को विद सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हमारी कंपिटिटर हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने प्रोसेसेस को कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हमें अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता चल रहा है, और हमें पता चल रहा है कि कंपटीशन क्या कर रहा है और हमें क्या करना चाहिए, हमारी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी। तो रिक्वायरमेंट्स यहाँ से भी जनरेट हो सकती हैं। फिर आते हैं कॉन्टेक्स्ट डायग्राम्स। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम्स जो है वो भी यूज़ होते हैं स्कोप, प्रोडक्ट का स्कोप बनाने के लिए। इसमें जो है प्रोडक्ट सेंटर में होता है और प्रोडक्ट का इंटरेक्शन दिखाया जाता है स्टेक होल्डर्स के साथ, प्रोसेसेस के साथ और सिस्टम्स के साथ। उसके बेसिस पे जो है रिक्वायरमेंट्स जनरेट होती हैं। आगे बात करेंगे एफिनिटी डायग्राम। एफिनिटी डायग्राम जो है वो आइडियाज़ और रिक्वायरमेंट्स को ग्रुप करने की एक टेक्निक है, कैटेगराइज करने की एक टेक्निक है। सो सिमिलर आइडियाज़ का एक ग्रुप क्रिएट कर दिया जाता है, जैसे कि मान लो ग्रुप या कैटेगरी जैसे स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट, जो लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और वो कैसे अफेक्ट होंगे। उसके बाद क्वालिटी रिक्वायरमेंट, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है कस्टमर के, प्रोजेक्ट के, बेस्ड ऑन दैट हमने जो है रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर ली। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या है या प्रोडक्ट स्पेक्स क्या है, उसके बेसिस पे हमने रिक्वायरमेंट्स लिखी या आइडियाज़ लिखे। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या है, ट्रांजिशन, हैंड ऑफ, प्रोसीजर, ट्रेनिंग, ये रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फिर हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या, सब कैटेगरीज हो जाती हैं। इनके बेसिस पे हम कैटेगराइज कर देते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स और आइडियाज़ को। इसको बोलते हैं एफिनिटी डायग्राम्स। आगे चलते हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग। जब आइडियाज़ जनरेट होते हैं रिक्वायरमेंट्स पैदा करने के लिए, तो कई बार क्या होता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी आती हैं जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। मतलब एक रिक्वायरमेंट जो है, एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, फिर एक स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट है, वो कहता है कि यही वाली इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। दूसरा स्टेक होल्डर कहता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए इम्प्लीमेंट। तो अब हमें प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है और हमें यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है इससे पहले कि हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो। सो ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स आर यूज टू रिजॉल्व दिस। सो डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें जो वेरियस डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स होती हैं वो होती है यूनैनिमिटी, मेजॉरिटी, प्लूरैलिटी, कॉन्सेंसस और डिक्टेटरशिप। तो आइए इन सबको पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारी यूनैनिमिटी। यूनैनिमिटी होता है डिसीजन इज चूजन इफ एवरीवन सपोर्ट द सेम डिसीजन। अगर हमने कुछ डिसाइड करा है और उसको सब लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं तो वो हो गया यूनैनिमिटी। अगर मान लो ज़्यादा से ज़्यादा लोग या आधे आधे से ज़्यादा लोग जो है उस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो हो गया मेजॉरिटी। मेजॉरिटी डिसीजन मेकिंग। फिर होता है प्लूरैलिटी। प्लूरैलिटी जो होता है वो होता है पर्टिकुलर डिसीजन इज चूजन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सपोर्टर्स। तो जो भी सबसे बड़ा ग्रुप है वो अगर हमारे डिसीजन को सपोर्ट करता है तो वो पोलैरिटी डिसीजन मेकिंग हो गया। फिर कॉन्सेंसस होता है जिसमें जनरल एग्रीमेंट लिया जाता है मेंबर्स का या स्टेक होल्डर्स का। तो उसमें क्या है, उसमें वही डिसीजन सपोर्ट किया जाएगा जो कि बहुत सारे जो लोग हैं वो उसके लिए वोट करते हैं या एग्री कर जाते हैं उसके लिए। फिर आता है डिक्टेटरशिप, जिसमें
अगर मैंने कोई डिसीजन लिया, प्रोजेक्ट मैनेजर ने कोई डिसीजन लिया, तो वही इम्प्लीमेंट होता है। सो ये सारे डिसीजन जो हैं, ये क्यों लिए गए, अलग अलग तरीके हैं डिसीजन लेने के, और ये सारे डिसीजन मेकिंग जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए होती है, कि कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो उसको जो है ज़्यादा क्रेडिट दिया जाएगा, और कौन सी रिक्वायरमेंट को अभी होल्ड पे रखा जाएगा या उसको आगे प्रोसेस नहीं किया जाएगा। फिर आती है डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक जो है ये भी डिसीजन मेकिंग टेक्निक है। इसमें जो है हम जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हम किस चीज़ पे डिसीजन लें, आप बताइए। फिर वो अपने रिस्पॉन्सेज भेजते हैं, फिर हम उनके रिस्पॉन्सेज को इकट्ठा करते हैं, फिर अपन रिस्पॉन्सेज उनको वापस भेजते हैं, फिर वो देखते हैं कि दूसरे लोगों ने क्या रिस्पॉन्ड किया है, फिर अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसके बाद हमें फाइनल रिस्पॉन्स भेजते हैं, और बेस्ड ऑन दैट वी टेक द डिसीजन कि कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये थी डेल्फी टेक्निक। कॉन्सेंसस हमें जो है मिल जाता है एक्सपर्ट्स से। आगे पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स। सो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। सो रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। सो रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करते हैं, फिर फाइनलाइज करते हैं ड्यूरिंग collect requirement process, and they are compiled into a document called requirement documentation। requirement documentation में सारी requirement compile कर लेते हैं, फिर जो है उसमें रिक्वायरमेंट कैसे जो है हमारे गोल्स, प्रोजेक्ट के गोल्स को अचीव कर रही है वो भी मेंशन किया जाता है। और उसके बाद एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो होता है रिक्वायरमेंट के लिए वो भी डाला जाता है, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा, उसी से हम लास्ट में वैलिडेट करेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है, हमारा जो डिलीवरेबल है वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो वैलिडेशन करने के लिए होता है, ताकि हम कस्टमर को बता सकें कि आपने आपका जो डिलीवरेबल है वो, हमारा जो डिलीवरेबल है वो आपकी रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है। फिर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो गई। फिर बात करते हैं रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली रिक्वायरमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो प्रोजेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसके साथ लिंकिंग होती है उसकी। बिजनेस ऑब्जेक्टिव या प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव वो हमारा अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हमें ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक से पता चलता है। फॉर एग्जांपल इसका हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो जैसे मान लो हमें अपने, हमारी कंपनी और हमें 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 अपने वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी 30% बढ़ानी है। ठीक है, ये हमारा गोल है। तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स निकल के आई स्टेक होल्डर्स के साथ बैठने के बाद, एक रिक्वायरमेंट आई कि भाई ट्रेनिंग देनी चाहिए हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे और कम्युनिकेशन स्किल्स पे, और उसके बाद इक्विपमेंट, हाई टेक इक्विपमेंट देना चाहिए अपने वर्कर्स को। सो रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स का जो मकसद है वो ये है कि ट्रेनिंग देने से और इक्विपमेंट लाने से हमारा जो प्रोडक्टिविटी वाला गोल है वो अचीव हो रहा है। सो रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स ट्रेस करने में हेल्प करता है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट का वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
आगे बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं। तो एक रिक्वायरमेंट आईडी होगी, और एक रिक्वायरमेंट किस स्टेक होल्डर से आई है, सोर्स उसका, और रिक्वायरमेंट का ओनर कौन है, किसको जो है रिक्वायरमेंट असाइन हुई है ताकि वो डिलीवरेबल जनरेट करे और उसको मैनेज करे रिक्वायरमेंट को, और स्टेटस रिक्वायरमेंट का। फिर आता है हमारा डिफाइन स्कोप प्रोसेस। सो अभी रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंटेशन बन गया है, ठीक है। अब एक स्कोप स्टेटमेंट बनानी है, तो डिफाइन स्कोप डिफाइन करना है। इसमें क्या करेंगे, एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो होगा हमारे प्रोजेक्ट का और प्रोडक्ट का वो हम बनाएंगे। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट। इसमें भी वही होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन है कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या इंक्लूडेड है और क्या इंक्लूडेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सो अब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है हमारे पास, हमें स्कोप बनाना है। स्कोप में हमें डिस्क्रिप्शन डालना है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी मदद से हमें ये बताना है कि हमें प्रोजेक्ट में क्या करना है और हमारे डिलीवरेबल क्या होंगे। तो ये सारा कुछ डिफाइन स्कोप डॉक्यूमेंट या प्रोसेस में होता है। और स्कोप डिफाइन, जब हमारा स्कोप भी डिफाइन हो जाता है और हमारे सारी रिक्वायरमेंट्स हमें पता लग गई, हमें हमारे डिलीवरेबल स्कोप में पता डाल दिया हमने, डिटेल्ड सारी डिटेल्स जो है, डिस्क्रिप्शन जो है हमने स्कोप डॉक्यूमेंट में डाल दिया है, तो अब जो है हम बजट और स्केड्यूल जो है प्रोजेक्ट मैनेजर वो डिटरमाइन कर सकता है इसके बाद। अब प्रोजेक्ट मैनेजर की ड्यूटी क्या है, उसकी ड्यूटी है जो हमारा स्केड्यूल है, जो हमारी कॉस्ट है, उसको एडजस्ट करना ताकि जो स्कोप जो है वो बैलेंस हो सके। और ये चीज़ हमें अभी से डिसाइड करनी पड़ेगी बिफोर द एक्चुअल वर्क स्टार्ट्स। अगर कोई अनरियलिस्टिक बजट बनता है या अनरियलिस्टिक स्केड्यूल की वजह से लाइक स्कोप चेंज होता है या स्केड्यूल जो है वो चेंज होता है, तो उसके उसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर का फॉल्ट होगा। ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम नहीं रहे आगे, तो हमें जो है एडजस्टमेंट करना पड़ता है और स्कोप को बैलेंस करना पड़ता है स्केड्यूल, बजट और अगर वो ये और भी कोई कांस्टेंट है उसके अगेंस्ट। तो कॉन्स्टेंटली जो है वो हमें स्कोप को जो है वो बैलेंस करते रहना पड़ता है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, और टाइम के अगेंस्ट और कॉस्ट के अगेंस्ट, उसी एक पर्टिकुलर टाइम और कॉस्ट के अंदर जो है हमें स्कोप को मैनेज करते रहना पड़ता है। तो इस तरह से जो है हमारा ये ओवरव्यू ख़त्म होता है डिफाइन स्कोप प्रोसेस में हम हैं। इसका आउटपुट क्या होगा, हमें एक प्रोजेक्ट स्कोप की एक स्टेटमेंट मिल जाएगी। अब हम हमारे पास स्कोप स्टेटमेंट है, हम प्रोडक्ट एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं कस्टमर की, बेस्ड ऑन दैट हम उनको कन्वर्ट करेंगे डिलीवरेबल्स में। अब हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर WBS बनाएंगे, जिसमें हमारे जो डिलीवरेबल्स हैं प्रोडक्ट के और प्रोजेक्ट के, उनको जो है हम स्मॉलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। और स्मॉलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के बाद जो है हमारे पास जो है वो क्रिएट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के हमें आउटपुट मिलेंगे, जो कि होंगे डब्ल्यू बी एस डिक्शनरी मिलेगी और स्कोप बेसलाइन हमें मिलेगी। तो ये सब आउटपुट होंगे इस प्रोसेस के। आगे चलते हैं। WBS एक हरार्चिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें पूरा स्कोप ऑफ वर्क दिखा देता है टू क्रिएट द डिलीवरेबल्स। WBS में जो है सारे डिलीवरेबल होते हैं प्रोजेक्ट के, जो कि छोटे डिलीवरेबल्स में ब्रेक डाउन किए होते हैं हमने, लोएस्ट लेवल जो होता है प्रोजेक्ट का।
सो डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू में जो है हायर लेवल पे कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं और लोअर लेवल पे वर्क पैकेजेस होते हैं। सो वर्क पैकेजेस जो है वो लोअर लेवल ऑफ डिलीवरेबल है, उसको वर्क पैकेज बोलते हैं। अगर उसको रोल अप कर देते तो कंट्रोल अकाउंट बन जाता है। ठीक है। और कंट्रोल अकाउंट जो है उसमें एक या एक से ज़्यादा वर्क पैकेज होते हैं, ऐसे समझिए। और सब वर्क पैकेजेस के लिए एक यूनिक कोड होता है, आईडी होती है, जो कि कंट्रोल अकाउंट में उसके साथ टैग होती है। तो WPS हमें ओवरऑल स्कोप इन द फॉर्म ऑफ डिलीवरेबल्स शो करता है। आगे चलते हैं। WBS में कोई भी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो टाइम बेस्ड नहीं होता है, उसमें कोई टाइम वगैरह का इशू नहीं होता है, टाइम वगैरह नहीं दिखाया गया होता है उसमें। पूरी प्रोजेक्ट टीम जो है वो WBS बनाती है, क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या काम करना है, तो वो अपने वर्क पैकेजेस खुद बनाते हैं। प्रोजेक्ट टीम जो होती है और स्टेक होल्डर्स होते हैं। WBS शोज सारे डिलीवरेबल शो करता है WBS। लेकिन जो एक्चुअल टास्क हैं वो डिलीवरेबल कैसे पूरा होगा, उसमें जो भी स्टेप्स होते हैं वो नहीं शो करता है WBS। जो एक्चुअल टास्क होते हैं, जो एक्चुअल स्टेप्स होते हैं डिलीवरेबल अचीव करने के लिए या वर्क पैकेज अचीव करने के लिए, वो उनको एक्टिविटी बोलते हैं। WBS डॉक्यूमेंट जो होता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें हमें सिक्वेंशियल रिलेशनशिप्स या ऑर्डर्स नहीं प्रोवाइड किए जाते। और उसमें जो है एक दूसरे के ऊपर जो वर्क पैकेजेस की डिपेंडेंसीज होती हैं वो नहीं हमें समझ में आती। लेकिन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो एक अच्छा कम्युनिकेशन टूल है स्टेक होल्डर और प्रोजेक्ट टीम के बीच में। सो बेसिकली इट हेल्प्स द प्रोजेक्ट टीम टू अंडरस्टैंड the requirements and deliverables from the customer। और ये डॉक्यूमेंट जो है हेल्पफुल होता है रिस्क्स आइडेंटिफाई करने में, ताकि और जो हमारा स्कोप क्रीप है वो ना हो, स्कोप एक्सटेंड जो है वो ना हो, स्कोप जो है वो डॉक्यूमेंटेड स्कोप से बाहर ना जाए हमारा। और हम इसको यूज़ कर सकते हैं चेंज रिक्वेस्ट जो भी आती है कस्टमर से, उसको इवेल्युएट करने के लिए कि वो एक्स्ट्रा चेंजेस ना हमें भेजें या कोई भी इरेलीवेंट चेंज हमें ना भेजें। तो इस डॉक्यूमेंट से वो वेरीफाई कर सकते हैं। कोई भी एम्बिग्विटी या अस्पष्टता नहीं रहती है जब भी हमारे पास WBS डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डिलीवरेबल लिखे हुए हैं सारे, क्योंकि हमें पता है कि प्रोजेक्ट में क्या क्या काम करना है, किस किस डिलीवरेबल की फॉर्म में। और आगे जब हम कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे, टाइम एस्टिमेट करेंगे, स्केड्यूल बनाएंगे और रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे, तो हमारा जो स्कोप ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट है और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें वही डिलीवरेबल होते हैं जो प्रोजेक्ट में करने हैं एंड डज नॉट कंटेन द डिलीवरेबल जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जो हमारा टाइम एस्टिमेशन होता है वो जो सबसे छोटी यूनिट होती है, और डिकम्पोज करने के बाद डिलीवरेबल जो होता है हमारा उसको डिकम्पोज किया जाता है, डिकम्पोजिशन किया जाता है और मैनेजेबल कंपोनेंट्स में जो है उसको डिवाइड किया जाता है, जिसको वर्क पैकेज बोलते हैं। वर्क पैकेज जो है हेल्प करता है हमें रियलिस्टिक टाइम और रियलिस्टिक कॉस्ट एवेल्युएट करने में। और वर्क पैकेजेज या उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे जो है एक्टिविटी लेवल या वर्क पैकेज लेवल पे जो है हमें बहुत इजी हो जाता है रिस्क्स को आइडेंटिफाई करना पूरे प्रोजेक्ट के लिए। कंट्रोल अकाउंट जो होते हैं वो हायर लेवल डिलीवरेबल होते हैं। सो वो बेसिकली हमें एग्रीगेटेड वर्क परफॉर्मेंस कितना परफॉर्म हुआ है वर्क, वो हमें पता चलता है कंट्रोल अकाउंट से। सो कंट्रोल अकाउंट हेल्प करते हैं बेसिकली
कॉस्ट्स को, स्केड्यूल को और स्कोप को हायर लेवल पे अगर मैनेज करना हो तो हमें कंट्रोल अकाउंट्स जो हैं वो मैनेजमेंट कंट्रोल पॉइंट की तरह एक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं हमारी। फिर दोस्तों आती है हमारी वर्क WBS डिक्शनरी, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिक्शनरी आती है, जिसमें हमें वो हर वर्क पैकेज की जो डिटेल्स हैं वो मिलती है, डिस्क्रिप्शन मिलता है। सो इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होगा वर्क पैकेज का, फिर वर्क पैकेज में काम क्या होगा, वर्क का डिटेल्स होगा, एक्चुअल वर्क जो करना है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा ताकि पता लग जाए कि वर्क पैकेज किन कंडीशंस में एक्सेप्ट किया जाएगा कस्टमर द्वारा, और कौन से रिसोर्सेज इन्वॉल्व होंगे उसमें, सिस्टम रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, और ड्यूरेशन क्या रहेगी इस वर्क पैकेज में दिए गए वर्क को पूरा करने की। तो ये सारा कुछ हमें मिलता है WBS डिक्शनरी में। और भी चीज़ें होती हैं WBS डिक्शनरी में, स्केड्यूल, माइलस्टोन, कॉस्ट, ड्यू डेट, इंटरडिपेंडेंसीज, रिस्क, क्वालिटी मैट्रिक्स। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, और स्कोप क्रीप ना हो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी WBS डिक्शनरी हर वर्क पैकेज की। तो फ्रेंड्स अब हमारी रेडी हो जाती है स्कोप बेसलाइन, क्योंकि हमारे पास है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, हमारे पास है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिक्शनरी, WBS डिक्शनरी भी है, और स्कोप स्टेटमेंट भी है, जो स्कोप का डिस्क्रिप्शन है वो भी है, डिलीवरेबल्स जो सारे हैं वो भी हैं। तो हमारे पास एक बेसलाइन डेवलप हो जाती है स्कोप की, जिसके अगेंस्ट हम अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं और प्रोजेक्ट की सक्सेस को मेज़र कर सकते हैं। सो क्योंकि हमारे पास डिलीवरेबल्स की लिस्ट है, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट है, तो हमें पता है कि जब कब वो रिक्वायरमेंट्स जो है जो कब वो डिलीवरेबल्स जो है वो हमारे पूरे हो गए हैं, ये कंफर्म करता है हमारा स्कोप बेसलाइन डॉक्यूमेंट, हमारा स्कोप बेसलाइन। सो परफॉर्मेंस एवेल्युएट करने के लिए जो है हमारा स्कोप बेसलाइन जो है के जो वर्जन्स हैं वो सारे हमें हेल्प करते हैं, और ये हेल्प हमें इस चीज़ में भी करेगा कि जो हमारा स्कोप है हमारे साथ स्कोप क्रीप ना हो जाए, स्कोप जो है बाहर ना निकल जाए एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज से, और हमारा टाइम, कॉस्ट और रिसोर्सेज तो सेम है लेकिन हमारा स्कोप बढ़ जाए बेस्ड ऑन लाइक सम रिक्वायरमेंट, और अगर कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं आती तो फिर भी अगर हमारा स्कोप बढ़ जाता है तो उसको प्रिवेंट करती, उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास स्कोप बेस लाइन होती है, तो हम उसको जो है स्कोप को कंट्रोल में बैलेंस रख सकते हैं, उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे जो है हमारा है सो जब मॉनिटरिंग करते हैं, मॉनिटरिंग प्रोसेस ग्रुप जो होता है हमारा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, उसके दौरान जो है हम कस्टमर से जो है फॉर्मल एक्सेप्टेंस लेते हैं अपने डिलीवरेबल्स पे, या हम अपने स्कोप को वैलिडेट करवाते हैं मीटिंग अरेंज करके कस्टमर या स्पॉन्सर के साथ। सो फॉर्मल एक्सेप्टेंस जो है वो डिलीवरेबल पे लेते हैं, क्योंकि वो डिलीवरेबल जो है हमें हमने जो है उनको वेरीफाई किया है, सो वो वेरीफाइड कंट्रोल क्वालिटी प्रोसेस से वेरीफाई होके आए हैं वो डिलीवरेबल, और उसके बाद ही हमने वो कस्टमर के साथ शेयर किए हैं। सो फॉर्मल एक्सेप्टेंस उसके बाद ही मिलेगा हमें। सो इसको बोलते हैं वैलिडेट स्कोप प्रोसेस। कस्टमर जो है या तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा डिलीवरेबल को, या कुछ और चेंज रिक्वेस्ट हमें दे देगा। इनपुट्स क्या होते हैं वैलिडेट स्कोप के लिए, डिलीवरेबल जो हो गया, जो वैलिडेटेड डिलीवरेबल्स हैं जिनका क्वालिटी चेक हो चुका है, स्कोप बेसलाइन जो है वो भी डिलीवरेबल होगा इसका। देन रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स, रिक्वायरमेंट्स कहाँ से आई वो कहाँ से पता चलता है, रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स होगा। स्कोप मैनेजमेंट प्लान होगा,
जिससे हम फाइनल एक्सेप्टेंस जो है वो गेन करेंगे। देन वर्क परफॉर्मेंस डेटा होगा विच शोज डेटा फॉर डिलीवरेबल्स एंड हाउ दे आर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स स्टेटेड बाय द कस्टमर। तो कस्टमर ने वर्क परफॉर्मेंस डेटा से हमें पता चलेगा कि जो डिलीवरेबल है हमारे वो कैसे मीट कर रहे हैं, क्या मीट कर रहे हैं वो कस्टमर रिक्वायरमेंट को, तो वो भी इनपुट होगा हमारे वैलिडेट स्कोप प्रोसेस को। तो जो मेजर आउटपुट हैं वैलिडेट स्कोप प्रोसेस के वो होंगे कि कस्टमर ने एक्सेप्टेड डिलीवरेबल एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्टेड डिलीवरेबल्स विल बी द आउटपुट। चेंज रिक्वेस्ट हो सकती है, वो भी आउटपुट हो सकता है। उसके अलावा वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, परफॉर्मेंस रिलेटेड लाइक वर्क पैकेजेस जो है वो पूरे हुए हैं कि नहीं हुए, और फिर हमें प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स भी करने होंगे। अब हम एक छोटा सा डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन जो वैलिडेट स्कोप था, स्कोप वैलिडेशन और कंट्रोल क्वालिटी में। सो स्कोप को वैलिडेट करने से पहले हम क्वालिटी कंट्रोल चेक करते हैं। जो हमारे डिलीवरेबल हैं वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो डिलीवरेबल को चेक करता है कि वो एज पर रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गए हैं कि नहीं हुए। फिर उसके बाद ये जो चेक डिलीवरेबल्स हैं, ये जो है वेरीफाइड डिलीवरेबल भी इनको कहा जाता है। ये वैलिडेट स्कोप प्रोसेस में भेजे जाते हैं जहाँ पे कस्टमर चेक करता है इनको, और इस तरह से क्वालिटी कंट्रोल होता है वेरीफाइड डिलीवरेबल्स का। क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है टू गेट वेरीफाइड डिलीवरेबल्स। सो वैलिडेट स्कोप जो है वो मल्टीपल टाइम्स किया जाता है प्रोजेक्ट में, मल्टीपल टाइम्स स्कोप वैलिडेशन। यू कैन वैलिडेट स्कोप विद द कस्टमर एट द एंड ऑफ ईच। हर फेज के एंड में भी कर सकते हैं कस्टमर के साथ वैलिडेट, हर प्रोजेक्ट के एंड में भी कर सकते हैं। वैलिडेशन से यह फायदा होता है कि एक्सेप्टेंस इजी हो जाता है। इंटरिम डिलीवरेबल अगर कोई है तो उसका एक्सेप्टेंस होता रहता है। और वैलिडेट स्कोप इज अबाउट फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरिम डिलीवरेबल्स। इंटरिम डिलीवरेबल जो होते हैं, जो डिलीवरेबल छोटे डिलीवरेबल होते हैं जो फेस के अंदर डेवलप हुई है चीज़, उसका भी हम वैलिडेशन करते रहते हैं कस्टमर के साथ। और लास्ट में जो है क्लोज प्रोजेक्ट या क्लोज फेस होता है। जब फाइनल एक्सेप्टेंस हो जाता है प्रोजेक्ट या फेस का तो उसको बोलते हैं क्लोज प्रोजेक्ट या क्लोज फेस। एक कंट्रोल स्कोप प्रोसेस होता है जिसमें हम स्कोप जो है हमारा उसको स्कोप बेसलाइन से जो है, मतलब जो भी हमारा वर्क है उसको वर्क को जो है स्कोप बेसलाइन से कंपेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं उसके अगेंस्ट, और हमें पता लगता है कि परफॉर्मेंस क्या हुआ। मतलब बेसिकली कंट्रोल स्कोप का मतलब है वर्क परफॉर्मेंस एनालाइज करते रहना अगेंस्ट स्कोप बेसलाइन। और स्कोप चेंजेस जो हैं वो भी देखते रहना अगेंस्ट स्कोप बेसलाइन। सो स्कोप बेसलाइन हमारे पास है, उसके अगेंस्ट हमने कितना काम कर लिया है वो मेज़र करना, वो एनालाइज करना, और जो स्कोप में चेंजेस हुए हैं उनको भी एनालाइज करना एज पर द स्कोप बेसलाइन। The first part of control scope refers to measuring and analyzing whether the original requirements are being fulfilled। तो जब हम बात करते हैं कि वर्क परफॉर्मेंस मेज़र करना, तो वर्क फॉर परफॉर्मेंस मेज़र करने का मतलब है कि जो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हुई है कि नहीं हुई है, ये चेक करना। और इट इज़ अबाउट मेजरिंग एंड चेकिंग द वर्क टू एंश्योर इट इज़ बीइंग कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान। जो काम है वो
अकॉर्डिंग टू द प्लान, अकॉर्डिंग टू द स्कोप बेसलाइन हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक करना। देन आता है मैनेज चेंजेस टू द स्कोप बेसलाइन। स्कोप बेसलाइन में अगर कस्टमर कोई चेंज करवाना चाहता है, ठीक है, तो सबसे पहले जो चेंज रिक्वेस्ट होगी वो आएगी कस्टमर की तरफ से, फिर हम चेंज रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे अपने PICC सिस्टम में, परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल एक सिस्टम होता है, उसमें हम सबमिट करेंगे। फिर ऑल चेंजेस ऑन द प्रोजेक्ट आर प्रोसेस थ्रू PICC वेयर चेंजेस आर इवेल्युएटेड, जहां हम चेंज को इवेल्युएट करेंगे अगेंस्ट आर बेस लाइन्स या कॉन्स्ट्रेंट्स, एंड देन उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ चेंजेस। कितने चेंजेस आए हैं, कितना बड़ा चेंज आया है, कितना इम्पैक्ट वो हमारी बेस लाइन्स पे कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो दे मे रिजल्ट इन अपडेट्स इन रीप्लानिंग ऑफ द बेस लाइन, तो हमें अपडेट करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग बेस लाइन को और रीप्लान करना पड़ेगा, और हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स भी अपडेट होंगे। सो दोस्तों, इस तरह से हमारा स्कोप मैनेजमेंट का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। और आपको ये स्कोप मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट्स में शेयर कीजिए। और आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए जो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। पुनीत वर्मा मेरा नाम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट ऑन स्कोप मैनेजमेंट। आई होप ये आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और बेस्ड ऑन योर टाइम आप इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को जो है वो फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो आई होप जो है आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।